हम सब मन को शांत करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करते हैं विचारों का तूफान शुरू हो जाता है। और कुछ पल शांत बैठना भी आज के समय में मुश्किल हो गया है। लोग ध्यान तो शुरू करते हैं लेकिन टिक नहीं पाते, क्योंकि हमने ध्यान को कठिन बना दिया है। लेकिन आज मैं आपको ध्यान की एक ऐसी सरल से सरल विधि बताने जा रहा हूं जिसमें आपको इंस्टेंट तुरंत शांति और आनंद महसूस होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि चित्त को किसी वस्तु, कार्य या प्रक्रिया पर एकाग्र करने की जो इच्छा या प्रयास होता है वह धारणा कहलाता है। और यदि चित्त उस पर एकाग्र हो जाए तो यही ध्यान कहलाता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि चित्त को किस वस्तु या कार्य पर एकाग्र किया जाए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सांसों पर ध्यान लगाया जाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि जो कार्य कर रहे हो उस पर ध्यान लगाओ, कुछ कहते हैं कि वर्तमान पर ध्यान लगाया जाना चाहिए, कुछ त्राटक की बात करते हैं, और भी बहुत से तरीके होते हैं जिनके बारे में बात की जाती है। परंतु दोस्तों, क्या वर्तमान पर या वर्तमान कार्यों पर ध्यान लगाने से ध्यान लग जाता है? क्योंकि इस मन को तो उल्टा करने की आदत है। उदाहरण के लिए, इस मन से कहो कि 1 मिनट तक बंदर के बारे में नहीं सोचना, तो यह बंदर के ही बारे में सोचेगा। और यदि इससे कहो कि अगले 5 मिनट तक श्वासों पर ध्यान लगाना है, तो इसमें विचारों का तूफान आने लगेगा। तो यह मन युक्ति से वश में होगा दोस्तों। जैसे यदि हम चाहते हैं कि यह वर्तमान में रहे, तो उसे वर्तमान में रहने को नहीं बोलना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, यदि हम भोजन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो मन है भोजन करने की क्रिया पर ही एकाग्र रहे, तो हमें इसे कुछ और करने को कहना होगा, तब आसानी से हमारा ध्यान भोजन पर ही रहेगा। यही युक्ति कहलाती है। यह जोर जबरदस्ती से वश में नहीं आएगा दोस्तों। अब इसको जो कुछ और करने को कहना है, वह कुछ और क्या है, यही आज के वीडियो में हम गहराई से समझेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनें। आगे बढ़ने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हम ध्यान में असफल क्यों होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हम कार्य कुछ और ही कर रहे होते हैं और हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हम चाहते हुए भी मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं? जब तक हम इसके कारण का पता नहीं लगा लेते ना, तब तक हम ध्यान की कितनी भी विधियां आजमा लें, हमें ध्यान में सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों, सच कड़वा लग सकता है, परंतु समझना भी जरूरी है। हम इच्छाओं के पीछे इतना भाग रहे हैं और फिर मेडिटेशन के जरिए मन को शांत करना चाहते हैं। ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं दोस्तों। जब तक हम इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक मेडिटेशन से फायदा नहीं होने वाला है। होता क्या है दोस्तों, आज के जमाने में चारों तरफ मोटिवेशन के नाम पर या उन्नति प्रगति के नाम पर बचपन में ही यह विचार अच्छी तरह से ठोक दिया जाता है कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे बहुत बड़ा काम करना है, बड़े सपने देखो। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हो,
सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। मतलब उस बच्चे पर हद से ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है। चारों तरफ कंपटीशन का या जैसे कोई रेस हो रही हो ऐसा माहौल बना दिया जाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है। दोस्तों, गलत यह है कि उस बच्चे की रुचि जाने बिना, उसकी पसंद नापसंद जाने बिना, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस जाने बिना, उसकी एबिलिटी या उसकी कैपेसिटी जाने बिना बहुत बड़ा लक्ष्य उस पर थोपना, यह सरासर गलत है दोस्तों। और इसके बहुत से साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूं इसके साइड इफेक्ट। मैंने आपको बताया था कि हम सब यूनिक हैं और हम सबका प्रारब्ध भी अलग है। हम सबकी पसंद नापसंद अलग है। फिर कैसे सबको एक सोच में ढाला जा रहा है, या कैसे ढाला जा सकता है एक ही सोच में सबको? आपको ये एक छोटी समस्या लग रही होगी, परंतु यह एक बहुत बड़ी समस्या है और किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं कि राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है कोटा, जो कोचिंग एजुकेशन हब माना जाता है। मतलब जो भी आईआईटी, नीट, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेशनल कोर्स है, उनके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसकी तैयारियां वहां पर करवाई जाती हैं। और दोस्तों, आप भी न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ता हूं पिछले कई सालों से, वहां हर साल एवरेज 30 या 35 स्टूडेंट्स के सुसाइड्स आम बात है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि कोई स्टूडेंट थी जिसके 12th में 88% आए, और उसको ये 88% इतना कम लगे कि उसने सुसाइड कर लिया। अभी थोड़े दिन पहले, कुछ 2-1 महीने पहले की बात है, आईआईटी खड़गपुर में एक 3rd ईयर के स्टूडेंट ने 3री मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो आप और हम आए दिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं। दोस्तों, मेरा प्रबलता से मानना है कि यह उसी समस्या का परिणाम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक मूवी आई थी 3 इडियट, आपने सबने देखी होगी, नहीं देखी हो तो उसको देखना। उस मूवी में यही मैसेज दिया गया है कि बच्चों से उनकी पसंद का काम करवाया जाना चाहिए, उनकी रुचियां पूछी जानी चाहिए, काम बोझ नहीं लगना चाहिए। काम बोझ कब लगता है? जब हमारी उसमें रुचि नहीं होती है और फिर हम वो काम करते हैं। अब मेडिटेशन को लोगों ने ऐसे समझ लिया कि हाँ, कोई ऐसी टेक्निक है जिससे हम करेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों, मेडिटेशन एक टूल है, एक औजार है जो आपकी हेल्प कर सकता है और करता भी है। लेकिन जब तक अंदर कुछ नहीं बदलेगा, तब तक कितना ही मेडिटेशन कर लो, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आपको अनुभव नहीं होगा, रूट कोज को पकड़ना ही होगा। और दोस्तों, आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी तरक्की हो गई है। दोस्तों, आप खुद सोचना, इस तरक्की में, इस उन्नति में, प्रगति में हमने खोया ज़्यादा है कि पाया ज़्यादा है? अपने अंतरात्मा से पूछना दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हमने खोया ज़्यादा है तो ये जो उन्नति है, प्रगति है, खोखली हुई कि नहीं हुई?
मुझे आशा है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे या समझ गए होंगे। हमारा सवाल ये था कि हम ध्यान में या वर्तमान में एकाग्रचित क्यों नहीं हो पाते हैं। तो सीधा सा उत्तर है इसका कि हमारी योग्यता मतलब एबिलिटी या क्षमता कैपेसिटी से बहुत बहुत अधिक पाने की इच्छा, यही मन को अशांत करती है, यही मानसिक तनाव पैदा करती है, यही मानसिक रोगों को बढ़ा रही है। आध्यात्मिक भाषा में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि अत्यधिक तृष्णा या जो कामनाएं हैं, यही हमारी परेशानी की जड़ है दोस्तों। अत्यधिक तृष्णा या कामना पालने से होता क्या है कि हमारा मन जो है वो उन इच्छाओं की पूर्ति की उधेड़ बुन में ही लगा रहता है, दूसरों की देखा देखी करता है, दूसरों के साथ कंपटीशन करता है, अपना कंपेयर करता है दूसरों के साथ, और ऐसा करते करते फिर वो राग द्वेष के जाल में फंसना शुरू हो जाता है उसका। और मन जो है ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाता है और वर्तमान में वो एकाग्रचित्त नहीं हो पाता है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या इच्छा करना गलत है। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपको अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में फर्क पता होना चाहिए। यह बात मैं आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वाले वीडियो में भी बता चुका हूं। जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो दुख व पीड़ा झेलनी पड़ती है, और यदि इच्छा पूरी हो जाए तो फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और यह सिलसिला फिर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और आजकल तो चारों तरफ देखने में आ रहा है कि भौतिक पदार्थों की तो इच्छा इतनी प्रबल हो गई है कि हर कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता या सामर्थ्य से अधिक पाने की लालसा कर रहा है। और ये लालसा या जो इच्छा है, ये तो सरासर गलत है। यही इच्छा आपको बंधन में डालती है। और अगर बहुत प्रबल है तो यह आपसे पाप कर्म भी करवा सकती है। हम सबको समझना चाहिए कि हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है। हमारी किसी के साथ रेस नहीं हो रही है, हमें किसी से पहले नहीं पहुंचना है, हमें वहां पहुंचना है। और जो मैंने 4 पुरुषार्थ बताए थे, उनमें संतुलन का होना बहुत बहुत जरूरी है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब हमें हमारी ड्यूटीज का, कर्तव्य कर्मों का पता होना चाहिए, और जब भी हमें नहीं समझ में बैठे कि जीवन की इस परिस्थिति में हमें क्या करना है, तो जो हमारा कर्तव्य कर्म कह रहा है वो हमें करना चाहिए। अर्थ, जिसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता हो, उस तरीके से हमें धन कमाना चाहिए। काम, 5 इंद्रियों के जो कंजप्शन है, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन हमें अनुमति देता है, उस हिसाब से आप भोग भी भोग, ये कौन मना करता है। और मोक्ष, मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, इस शरीर के जन्म लेने से पहले मैं कहां था, और
मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? इन सब का जो अनुसंधान करना है, यही चौथा पुरुषार्थ है जिसको हम मोक्ष कहते हैं। तो दोस्तों, जीवन में संतुलन का होना बहुत बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब हमने हमारी गलती को समझ लिया है। हम क्या गलती कर रहे हैं? हम आग को पेट्रोल से बुझाने का काम कर रहे हैं। यहां पर आग क्या है और पेट्रोल क्या है? जो हमारा अशांत मन है वही आग है, और जो इच्छाएं और वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, वही पेट्रोल है। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि मन को कुछ और करने को कहना है, वह कुछ और क्या है? वह कुछ और जो है वो ऐसा है कि यदि मन वहां लग गया तब भी अच्छा, और वहां नहीं लगा तो भी हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मतलब यह है कि अगर यह मन वहां पर नहीं लगा तो यह वर्तमान में लौट आएगा, और इसके इसका परिणाम यह होगा कि हम में अवेयरनेस आ जाएगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, साक्षी भाव, ये सब ध्यान करने के परिणाम है, प्रोसेस नहीं है। आप लाख कोशिश कर लो मुझे साक्षी भाव में रहना है, साक्षी भाव में रहना है, नहीं रह पाओगे। अब जानते हैं उसके बारे में कि इस मन को कहां लगाने की बात हो रही थी। दोस्तों, गौर से सुनिएगा। आपके भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई भी विचार नहीं पहुंच सकता, और जहां पर आनंद का खजाना छिपा हुआ है। लेकिन हमें उस स्थान का पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि उस जगह पर एक आवरण पड़ा हुआ है। मतलब आवरण मतलब वह किसी चीज से ढका हुआ है, और वो आवरण सिर्फ यही है कि उस स्थान को अनदेखा करना। हमें बस उस स्थान को सही सही पहचानना है और उसे देखना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं करना है। हाँ दोस्तों, ये इतना ही सरल है। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अध्यात्म को सरल से सरल तरीके से समझाऊंगा। बहुत गौर से सुनना दोस्तों मेरी बातों को। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, वह स्थान हमारे भीतर कहाँ है? वह स्थान है हमारी सांसों के बीच। जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था। अपान वायु, प्राण वायु, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक। वो जो अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक था, वो ही वह स्थान है। तो हमारी सांसों के बीच में ये जो स्थान है या गैप है, ये ऐसी जगह है कि जहां पर हम न तो सांस ले रहे होते हैं और ना ही सांस बाहर निकाल रहे होते हैं। और ये गैप जो है लगभग आधा सेकंड या 0.5 सेकंड का समय होता है। तो ये जो छोटा सा गैप है ना दोस्तों, नन्हा सा जो ये समय है, बस इसी पर हमें गौर करना है, इसी पर हमें ध्यान देना है। मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूं कि जैसे हम श्वास लेते हैं
और श्वास लेने वाली वायु को हमने अपान वायु कहा था, जो कि चंद्र का रूप माना था हमने इसको, चंद्रमा का, शीतलता का। तो जैसे ही ये श्वास हमने अंदर ली और ये श्वास जब एंड हो जाती है और बाहर जाने वाली श्वास अभी शुरू नहीं हुई है, तो अपान वायु का एंडिंग पॉइंट और प्राण वायु का, मतलब जो बाहर जाने वाली सांस है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच में एक बहुत छोटा सा टाइम गैप होता है, जो लगभग आप मान लीजिए आधी सेकंड का होता है। प्रैक्टिस से हम इस टाइम को बढ़ा सकते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हमें करना क्या है कि सिर्फ इस पर हमें गौर करना है। मैं अभी आपको थोड़ा लाइव डेमो भी करा दूंगा कुछ समय बाद में, लेकिन आप पहले इस चीज को महसूस कीजिए। आप श्वास लीजिए और उस पर गौर कीजिए। जैसे ही वो श्वास खत्म होती है, खत्म होने के तुरंत बाद का जो समय है, उस पर गौर करो दोस्तों, उसको महसूस करने की कोशिश करो। और हाँ, इसमें जबरदस्ती नहीं करना है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है, मतलब श्वास को रोकना नहीं है। अगर आप उस गैप को महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो उस श्वास का जो टर्निंग पॉइंट है, या मुड़ाव है, या जो घुमाव है, या जो यू टर्न है, उस टर्न पर ही फोकस कर दो आप, तब भी काम हो जाएगा। और जैसे ही फिर ये श्वास बाहर जाती है, इसको बाहर जाने दो। बाहर जाने पर जब ये एंड हो जाती है और अंदर आने वाली श्वास अभी शुरू नहीं होती है, उस गैप को भी आप विचार करो, उस गैप पर भी ध्यान दो दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको बहुत ऊंची चीज बता रहा हूं, बहुत ऊंची चीज, और बहुत ही सरल तरीके से। आप अभी कोशिश करो इसको, और अगर आप इसको महसूस कर लो तो कमेंट में यस जरूर लिखना। दोस्तों देखो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपका कोई रिप्लाई नहीं आता है। मैं जो आपको कहता हूं, कोई आप न लाइक आता है न शेयर आता है। तो दोस्तों, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको इतना सा करने में क्या जा रहा है? और मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं। ये मैं क्यों कहता हूं आपसे? मैं आपसे सिर्फ इसलिए कहता हूं कि YouTube का जो एल्गोरिदम है वो इन चीजों को महत्वपूर्ण मानता है, और मेरा उद्देश्य है कि ये जो ज्ञान है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो ये जो वीडियो है मेरे, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। तो इस गैप को अगर आपने महसूस किया है तो कमेंट में ये जरूर लिखना दोस्तों। ये गैप कुछ छोटी मोटी चीज नहीं है दोस्तों। मैं एक बार फिर से बताता हूं आपको, दो श्वासों के बीच का जो ये गैप है, जो लगभग आधी सेकंड का होता है, अगर ये आधी सेकंड से कम है तब भी आपको इस पर ध्यान देना है और महसूस करना है कि उस समय आपको क्या अनुभव होता है। भले ही वो बहुत छोटा समय है, लेकिन आप पाओगे कि उस समय कोई विचार नहीं आता है। आप बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हो, रूई के माफिक हल्का महसूस करते हो, एक बिना कारण के एक प्रसन्नता का या आनंद का अनुभव करते हो। दोस्तों, ये गैप ही सब कुछ है। ये जो छोटा सा विराम है ना, गैप है ना,
या जो ठहराव है, इसमें कोई विचार नहीं होता, कोई भविष्य नहीं होता, कोई पास्ट नहीं होता, केवल शांति, शीतलता और आनंद का अनुभव होता है। और ये जो अनुभव है, इसको आप लाख चाहते हुए भी शब्दों में नहीं बता सकते हो। अध्यात्म शास्त्रों में इसको प्राण चिंतन कहा गया है। और आप और हम चाहें तो इसे विराम योग कह सकते हैं। यह एक प्रकार का विराम है जिसे हमें पहचानना है। क्योंकि हम यही हैं, यही हमारी पहचान है। यहाँ इस गैप में जो आपको अनुभव हो रहा है, यही हम हैं। हम शरीर और मन नहीं है। इस गैप पर जब हम विचार करते हैं तो मन तो गायब हो जाता है, लगता है कि वो था भी कि नहीं था। तो हम यही है, यही हमारी पहचान है, यही असली मैं है और यही परम पद है, यही मंजिल है, यही सत्य है, यही आत्मा है, यही परमात्मा है, यही नित्य है, यही निरंतर है, यही अविनाशी है, यही अकृत्रिम है, यही छिपा हुआ है, यही दृश्य के रूप में प्रकट हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। दृष्टा भी यही है, दर्शन भी यही है, दृश्य भी यही है। यही अनादि है और यही अनंत है। यही अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता है। यही अमर है, इसकी मृत्यु नहीं होती है। यह निराकार भी है और साकार भी इसकी ही शक्ति से प्रतीत होता है। अगर यह नहीं हो तो साकार भी नहीं हो। जितने भी यूनिवर्स है, मल्टी यूनिवर्स है, सृष्टियां हैं, लोक है, परलोक है, ब्रह्मांड है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सभी इसी की सत्ता से प्रतीत हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आज हमने इसे ढूंढ लिया है। ये मान लीजिए कि हमने सब कुछ पा लिया है, अब कुछ पाना शेष नहीं। और जो इसको ठीक से जान नहीं पाते वही इसे शून्य कह देते हैं, जबकि ये किसी भी तरह से शून्य नहीं है और न हो सकता है। फिर भी शून्यवादियों की खुशी के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि शून्यवादियों का शून्य यही है। अद्वैतवादियों का अद्वैत भी यही है। जितने भी सत्य शास्त्र है, उपनिषद, वेदांत, गीता आदि जो भी सत्य शास्त्र है, वो जिसके बारे में उपदेश करते हैं वो यही है। मुझ में भी यही है, तुझ में भी यही है, मित्र में भी यही है, शत्रु में भी यही है।
पुरुष में भी यही है, स्त्री में भी यही है, चींटी में भी यही है, हाथी में भी यही है, ब्राह्मण में भी यही है, चांडाल में भी यही है। यह सर्वव्यापी है, यह परम सत्ता है, इसके बिना कुछ नहीं है। जो जो हमें दिखाई देता है वह इसी की सत्ता से प्रतीत हो रहा है। आज हमने इसको ढूंढ लिया है। अहम ब्रह्मास्मि का ब्रह्म यही है, तत्वम असि का तत्व भी यही है। अगर आपने इसको आधा सेकंड भी महसूस कर लिया हो ना, तो यकीन माना बहुत बहुत भाग्यशाली हो। कितनी ही जन्मों में भटकने के बाद हमने इसको जाना है। दोस्तों, अगर आपने इसको महसूस किया हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए थोड़ी देर आप ये प्रैक्टिस मेरे साथ करो। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है दोस्तों। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को आप कर सकते हो। सबसे अच्छा समय संधि काल का माना जाता है। जैसे जब सूर्य उदय हो रहा हो वो समय परफेक्ट है, या जब सूर्यास्त हो रहा हो वो समय भी परफेक्ट है, या बिल्कुल दोपहर का समय हो वो भी परफेक्ट है। कम से कम आपको 5 मिनट करना है। ज़्यादा आपकी इच्छा हो तो वो कर सकते हो। और ये ऐसी टेक्निक है कि इसको आप डेली रूटीन में काम करते हुए भी कर सकते हो। अभी जो मैं बता रहा हूं उसको गौर से सुनिए आप। सबसे पहले आपको एक नियत स्थान चुन लेना है। अपने घर में कहीं पर भी, पूजा का स्थान हो या कहीं पर भी हो, स्थान ऐसा होना चाहिए कि न बहुत ज़्यादा नीचे हो न बहुत ज़्यादा ऊपर हो, यथा योग्य ऊंचाई पर होना चाहिए। और एक आसन होना चाहिए आपके पास। कंबल हो, उसके ऊपर एक चादर हो, बहुत अच्छा है। और नहीं तो रेडीमेड आसन मिलते हैं, आप वो भी ला सकते हो। पद्मासन लगा सकते हो तो पद्मासन लगा के बैठ जाओ। सुखासन में बैठना चाहो सुखासन में बैठ जाओ। दोनों हाथों की उंगलियों को आप क्रॉस कर लो, एक दूसरे में फंसा लो। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, गर्दन है और सिर है, ये सीधे होने चाहिए, बिल्कुल एक सीध में। और आपका जो फेस है वो ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग हो तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे अच्छा ईस्ट फेसिंग माना जाता है, पूर्व दिशा की ओर आपका फेस होना चाहिए। इतनी सरल टेक्निक है कि आपको इसमें बिल्कुल भी यत्न नहीं करना पड़ेगा। तो अब करना क्या है, आपको एक गहरी सांस लेनी है, ताकत लगाते हुए गहरी सांस लेनी है और इसको बहुत धीरे 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 छोड़ना है। श्वास नाक से ली जानी है, मुंह से नहीं लेना है। और इसे धीरे धीरे छोड़ना है। और जब ये छोड़ते समय, जब ये ख़त्म होने वाली हो, तो वहाँ पे वो जो मैं बता रहा था आधा 1 सेकंड का समय, वहाँ पे थोड़ा सा एकाग्र करना है। दोस्तों, आधा 1 सेकंड के लिए मन को एकाग्र करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये एक बच्चा भी कर सकता है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी विचार नहीं लाना है, कुछ नहीं, बस। अच्छा, एक चीज का ध्यान और रखना है,
कि आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है, सांस को रोक के नहीं रखना है। वो जितने देर बाय नेचुरल वो जितनी देर रुकती है उतनी देर के लिए उसको रुक जाने दीजिए, बस वहाँ डाल दीजिए। फिर से गहरी सांस लीजिए और फिर उसको धीरे धीरे छोड़िए। जब वो ख़त्म होने वाली हो तो फिर से यही रिपीट करना है। ऐसा आपको 3 बार करना है। अब 3 बार जब आपने इसको कर लिया, अब आप सांसों को नेचुरल छोड़ दो, मतलब वो जैसे आ रही है वैसे उनको आने जाने दो। अगर वो फास्ट आ रही है तो फास्ट आने जाने दो, अगर वो स्लो आ रही है तो स्लो आने जाने दो। वो रिदम में है तो ठीक है, रिदम में नहीं है तो ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जैसे ही श्वास अंदर गई आप अलर्ट हो जाओ जब वो ख़त्म होने वाली हो, और जैसे ही वो ख़त्म होकर नई श्वास जब पैदा हो रही हो बाहर आने वाली, तो उस पीरियड पे उस गैप पर आपको गौर करना है। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको ये टेस्ट कराना चाहता हूँ। ये जो आनंद है ना, ये जो शांति है, ये जिस तत्व की अभी हमने बात करी है, इसका बस स्वाद चख लो आप एक बार। और ये हमारे भीतर ही है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। कोई प्राणायाम नहीं करना है, कोई आपको 10-10 मिनट 1-1 घंटे तक नहीं बैठना है। बस जैसे श्वासें चल रही है चलने दो। श्वासों पे आते जाते श्वासों पे ध्यान जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जा रहा है तब भी दिक्कत नहीं है। हमारा जो फोकस है वो उस गैप पर है। और अगर आप में से किसी को वो गैप पकड़ में नहीं आ रहा हो तो आप उसका जो टर्निंग पॉइंट है, यू टर्न है उसका, उस मुड़ाव को फोकस कर लो। फिर धीरे धीरे वो गैप आपको महसूस होने लग जाएगा। श्वास अंदर गई, श्वास खत्म हुई, श्वास बाहर आई। खत्म होने का बाद का जो समय था वहाँ कोई भी विचार नहीं चलता है, कोई फ्यूचर नहीं होता है, कोई पास्ट नहीं होता है। और वहाँ पर एक बिना कारण आपके चेहरे पे मुस्कान आती है। आपको उस आनंद का अनुभव होना चाहिए। मुझे तो हो रहा है, आपको भी होगा। श्वास बाहर गई, धीमी होती होती खत्म हो गई, और बहुत छोटे समय के बाद फिर से वापस अंदर आना शुरू हो गई। जब बाहर जाती श्वास खत्म हुई, बस जैसे इस पे गौर किया, एक मुस्कान आ जाती है, एक आनंद की अनुभूति होती। एक कहावत है, वो कहते हैं कि बगल में छोरा गांव में डिंडोरा। मतलब हमारे भीतर ये चीज मौजूद है और हमारा कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। ये कितने आश्चर्य की बात है। हम बाहर भागते गए, थक के टूट गए, चूर हो गए, परेशान हो गए। बहुत भाग्यशाली हो आप जो इसको महसूस कर पा रहे हो। अब करना कुछ नहीं है, जब भी आपको समय मिले, ये कम से कम आप 5 मिनट ये टेक्निक कर सकते हो। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने ये अनुभव किया उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। परंतु दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस अनुभव को बनाए रखने के लिए सिर्फ टेक्निक काफ़ी नहीं होगी। हमारी असली प्रैक्टिस तो अब शुरू होगी। हमें इस गैप को धीरे धीरे तो बढ़ाना है ही, परंतु हमें ज्ञान की खोज बंद नहीं करनी है।
ज्ञान का चिंतन मनन बंद नहीं करना है। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब हमने इस गैप को अनुभव किया, वहाँ पर मन की मृत्यु हो चुकी थी, या मन को उस मृत्यु का एहसास हो चुका था। दोस्तों, अब वो मन जो है पूरी ताकत से हम पर वार करेगा। मतलब अब हमारे ऐसी ऐसी थॉट आएगी कि यार क्या ये सही है, क्या ऐसा होता है, क्या फालतू के चक्कर में पड़ रहा है, ऐसे वो तरह तरह के तमाम नेगेटिव थॉट्स लाएगा आप पर, वो आप पर वार करेगा, क्योंकि उसको अपनी मृत्यु का एहसास हो चुका है। और आपको याद हो तो मैंने पहले बताया था आपको कि मनुष्य जब अपने जीवन में ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है तो अज्ञान उसके जीवन में बाय डिफॉल्ट आ जाता है। दोस्तों, ध्यान रखना, प्रकाश और अंधकार साथ नहीं रह सकते, रस्सी और सर्प भी साथ नहीं रह सकते। जब सर्प दिखाई देता है तो रस्सी नहीं दिखेगी, और जब रस्सी दिखाई देती है तो सर्प दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब यह है कि आपको जब ये अनुभव हुआ है क्षणिक, तो ये गायब भी हो सकता है। मतलब कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि आप इस अनुभव को फिर से अनुभव करना चाहें और फिर वो ना आवे। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ टेक्निक काफ़ी नहीं है। और ऐसा क्यों होता है, इसका मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। दोस्तों, हमारे चित्त में ये जो कामनाएं हैं या इच्छाएं हैं या जो संस्कार दृढ़ होकर बैठे हैं ना, ये एक जन्म के नहीं है, ये युगों युगों से हमारे चित्त में बहुत दृढ़ होकर बैठे हैं। तो आप समझ सकते हो कि कोई चीज़ जिसने इतना समय लिया है दृढ़ होने में, बैठने में, तो उनको ख़त्म करने में वक्त तो लगेगा। और ये जो वक्त लगेगा, इसी में हमको सावधान रहना होगा, नहीं तो ये फिर से मन हमें भटका सकता है। और आज तो आपने सिर्फ उस आनंद का, उस शांति का, उस परम तत्व के साक्षात्कार का सिर्फ स्वाद चखा है। सोचो, तो सवाल ये उठता है कि हमें करना क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, ज्ञान की खोज बंद नहीं करनी है। इससे मेरा मतलब यही है कि अध्यात्म शास्त्रों में इस संसार को देखने के लिए बहुत सारी दृष्टियाँ या दृष्टिकोण या सिद्धांत या थ्योरीज दी हुई है। देखो दोस्तों, रहना हमको संसार में ही है। मैंने कमल का उदाहरण दिया था, तो रहना हमें इस संसार में ही है। तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों से आए दिन हमारा सामना होगा। वहाँ पर ये मन अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करेगा। तो हमें जो करना है, या जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि इस टेक्निक के साथ साथ हमें ज्ञान पर जो चर्चा है या ज्ञान की जो खोज है, उस पर भी हमारा कार्य होता रहना चाहिए। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको ऐसे ही अलग अलग ज्ञान के दृष्टिकोण दूंगा जो हमारे अध्यात्म शास्त्रों में बताया हुआ है। और आपको करना क्या है, आपको उनमें से वह दृष्टिकोण चुनना है जिसमें आपकी रुचि हो, जो आपको पसंद आ रहा हो। बस उसे चुनकर और अपने जीवन में उतारना है और उस दृष्टिकोण की प्रैक्टिस करनी है। अब आपके पास दो काम हो गए। एक तो संसार को देखने का जो दृष्टिकोण है उसकी प्रैक्टिस, पहले तो उस दृष्टिकोण को सेलेक्ट करना होगा, फिर उसकी प्रैक्टिस। और दूसरा ये जो मैंने आज आपको टेक्निक बताई है, ये इसकी प्रैक्टिस हो गया आपका काम। और दोस्तों, ये जो मेडिटेशन की मैंने टेक्निक बताई है, इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ
हमें उस आधा सेकंड के लिए ही आनंद आया या अनुभव हो गया। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि अवेयरनेस अपने आप आएगी। जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस का समय बढ़ेगा ना, आप हफ्ते 10 दिन में प्रभाव देखोगे कि यार मैं इतना खुश क्यों हूँ, मेरे में इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है, मुझे काम बोझ क्यों नहीं लग रहा है। वो सब चीजें अपने आप आएगी, आपको लानी नहीं पड़ेगी। तो आप इस यात्रा में मेरे साथ बने रहना, हमारी ये ज्ञान चर्चा चलती रहेगी। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों कि टेक्निक जो है ये सिर्फ एक दरवाजा है, असली यात्रा तो उससे आगे शुरू होती है। तो ये चीज आप मान लेना कि संसार को किस दृष्टि से देखना है, या संसार को देखने का एक दृष्टिकोण तो आपको पकड़ना ही होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, अब बात करते हैं इस शांति को, इस आनंद को जो आपने अभी अनुभव किया, इसको दैनिक जीवन में, डेली रूटीन में कैसे बनाए रखना है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो टेक्निक है, ये ध्यान है, ये आपको रोजाना सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट कम से कम करना ही है। और 5 मिनट से जितना ज़्यादा आप कर सको तो और भी बढ़िया, लेकिन 5-5 मिनट तो करना ही है। सनराइज और सनसेट का समय तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है इसके ऊपर। अब बात करते हैं ये डेली रूटीन में ये कैसे इस अनुभव को हम बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को कभी भी कोई भी काम करते हुए भी किया जा सकता है। इस टेक्निक की खास बात यही है कि कभी भी किसी भी समय इसको किया जा सकता है, कोई भी व्यवधान नहीं पड़ता है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आप ये अभ्यास चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, कोई भी काम करते हुए कर सकते हो। और अब यहां पर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं दोस्तों, जिससे आपको ये एहसास हो जाएगा कि यार ये दोनों, वो कहते हैं ना दोनों हाथों में लड्डू, वो वाली बात, वो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, दोनों हाथों में लड्डू वाला। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप भोजन कर रहे हो, अब आप सीधा मन को बोलोगे कि मुझे ना भोजन पर फोकस करना है, एकाग्र करना है, तो आप 1-2 सेकंड तो कर पाओगे, फिर ये मन भटक जाएगा आपका, कोई दूसरे विचार आ जाएंगे। भोजन तो चलता रहेगा लेकिन मन में दूसरी थॉट्स आने लग जाएगी। तो अब आप जब भोजन कर रहे हो और आपको इस टेक्निक की याद आ जाती है और आप अपने इस मन को इस गैप या विराम पर एकाग्र करते हो, तो चूंकि अभी आपकी शुरुआत है, 2 चीजें यहां पर हो सकती है। या तो ये उस गैप पर या विराम पर एकाग्र हो जाएगा, या पूर्ण रूप से एकाग्र नहीं हो पाएगा। अब समझना है यहां पर, अगर यह मन उस विराम पर एकाग्र हो जाता है तो आप उस आनंद का अनुभव करोगे, और यदि यह मन उस विराम पर पूर्ण रूप से एकाग्र नहीं हो पाता है तो आप पाओगे कि आपकी अवेयरनेस भोजन करने पर आ जाएगी और आप अपने आप साक्षी भाव से इस शरीर को भोजन करता हुआ देखोगे। अच्छा, लॉजिक पता है ना, भूल तो नहीं गए?
मैंने कहा था मन उल्टा करता है। हमने इसको क्या कहा कि भैया उस गैप पर थोड़ा फोकस कर, और कर रहे हैं हम भोजन। अब ये मन फंस गया। कैसे फंस गया कि अगर ये वहाँ फोकस कर लेता है तब भी हमारा फ़ायदा, हम उस आनंद का अनुभव करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे, मन की जो शक्तियाँ है वो, हमारी जो विल पावर है वो बढ़ेगी, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ेगा। और अगर ये वहाँ पर एकाग्र नहीं हो पाता है पूर्ण रूप से, तो फिर ये क्या करेगा? इसके पास कोई चारा नहीं बचता है। ये भोजन करने की जो क्रिया चल रही है उसी पर आना पड़ेगा इसको। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि अवेयरनेस लाने से नहीं आती है, साक्षी भाव लाने से नहीं आएगा। लाने से आता तो फिर तो बात ही क्या थी। तो इसको कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू। तो दोस्तों, ये टेक्निक जो है एक टूल है, और उस टूल को चलाने की जो शक्ति है वो सही समझ और निरंतर ज्ञान से आती है। और उसी निरंतर ज्ञान पर हमारी चर्चा आगे भी होती रहेगी। बस आप हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।